हेलो स्टूडेंट्स। व्यावसायिक सांख्यिकी की इस कक्षा में हम बात करेंगे वर्गीकरण की। सांख्यिक का प्रथम कार्य विस्तृत विवरणों को इस प्रकार संक्षिप्त और सरल करना होता है कि प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाए और साथ ही संग्रहित सामग्री का निर्वचन भी सुविधाजनक हो जाए। यह प्रक्रिया समंकों की वर्गीकरण एवं सारणीयन कहलाती है। अब हम बात करेंगे कि सारणीयन किसे कहते हैं, सारणीयन का क्या उद्देश्य है और सारणीयन से हम क्या समझते हैं। वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा उनकी सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण के अंतर्गत एकत्रित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे आयु के अनुसार व्यक्तियों को 0 से 9 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 20 से 29 वर्ष, 30 से 39 वर्ष इत्यादि आयु वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे साक्षरता के आधार पर साक्षर व निरक्षर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। समानता तथा सजातीयता के आधार पर तथ्यों का विभाजन किया जाता है। जैसे एक प्रकार की विशेषता रखने वाले समंक एक वर्ग में रखे जाते हैं। वर्गीकरण वास्तविक रूप से अथवा काल्पनिक रूप से संपन्न किया जाता है। तथ्यों के प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्ग बनाए जा सकते हैं या सांख्यिक की स्वेच्छा से किसी काल्पनिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि इकाइयों की विभिन्नता में उनकी एकता स्पष्ट हो जाए। अब हम बात करेंगे वर्गीकरण के उद्देश्यों की। प्रथम उद्देश्य है सारणी को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य सांख्यिकी सामग्री की जटिलता को दूर कर उसे सरल व संक्षिप्त बनाना है। वर्गीकृत तथ्यों को समझने में अधिक मानसिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। यदि किसी कॉलेज के 2000 विद्यार्थियों में से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई प्रस्तुत की जाए तो उससे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन ऊंचाई को 150, 152 सेंटीमीटर, 152, 154 सेंटीमीटर इत्यादि वर्गों में प्रस्तुत करने में समझने में सरलता होती है। समानता व असमानता को स्पष्ट करना। वर्गीकरण से सांख्यिकीय तथ्यों की समानता स्पष्ट हो जाती है। समान गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, जैसे साक्षर, निरक्षर, विवाहित, अविवाहित। तुलना में सहायक होना। वर्गीकरण से समंकों का तुलनात्मक विवेचन सरल हो जाता है। यदि 2 कॉलेजों के बीकॉम कक्षा के विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक दिए जाए तो उनके बौद्धिक स्तर के बारे में निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। परंतु प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण वर्गों में बांटकर तुलना करने से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि किस विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर अच्छा है। तर्कपूर्ण व्यवस्थाएं करना। वर्गीकरण एक तर्कसंगत क्रिया है जिससे आंकड़े नियमित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे विद्यार्थियों की संख्या को बिना किसी आधार के लिखने की अपेक्षा उन्हें आयु, कक्षा आदि के वर्गों में बांटकर व्यक्त करना निसंदेह एक अधिक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण क्रिया है। सारणीयन का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण द्वारा सारणीयन तथा विश्लेषण और अन्य प्रक्रियाओं का आधार प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन के आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। जैसे पहला तत्व जो आवश्यक रूप से वर्गीकरण में होना चाहिए वो होता है व्यापकता। वर्गीकरण इतना व्यापक होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में अवश्य सम्मिलित हो जाए। कोई इकाई छूटनी नहीं चाहिए। यदि कुछ इकाइयाँ किसी निश्चित वर्ग में न आ सके तो उनके लिए एक विविध वर्ग का आयोजन कर देना चाहिए। यदि वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित, अविवाहित केवल 2 वर्ग बनाए जाते हैं तो बहुत से विधुर, विधवा, तलाक प्राप्त आदि का इस प्रकार के वर्गीकरण में समावेश नहीं होगा और वह अपूर्ण माना जाएगा। असंदिग्धता व अस्पष्टता।
विभिन्न वर्ग इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि उनमें स्पष्टता, सरलता, असंदिग्धता के गुण मौजूद हो। कोई इकाई किसी वर्ग में रखी जाए, इस संबंध में कोई अनिश्चितता या दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पद केवल एक ही वर्ग में सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा इसमें जो समावेश होना चाहिए वो है स्थिरता। स्थिरता भी उत्तम वर्गीकरण का आवश्यक तत्व है। यदि प्रत्येक जांच के साथ वर्गीकरण का आधार बदल जाए तो आंकड़े तुलना योग्य नहीं रहते। जैसे विभिन्न भारतीय जनगणनाओं में भिन्न भिन्न आधारों पर जनसंख्या का पेशेवर वर्गीकरण किया गया है, तो जिसके कारण जनसंख्या के समंग पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं है। अनुकूलता। वर्ग रचना अनुसंधान के उद्देश्यानुकूल होनी चाहिए। मजदूरों की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए आयु या वैवाहिक स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण व्यर्थ रहेगा। ऐसी स्थिति में आय के अनुसार वर्ग बनाने चाहिए। सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए। एक वर्ग की सभी इकाइयाँ उस गुण के अनुसार होनी चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। लचनशीलता। एक आदर्श वर्गीकरण लोचदार भी होना चाहिए जिससे नवीन परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न वर्गों में संशोधन किया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्गीकरण की क्या क्या विधियां हैं। सांख्यिकीय तथ्य दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक तथा अंकात्मक। वर्णनात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता, केवल उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर उनकी गणना की जा सकती है। जैसे साक्षरता, बेकारी, वैवाहिक स्थिति आदि वर्णनात्मक तथ्य है और जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। केवल यह निर्धारित किया जा सकता है कि एक क्षेत्र में कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर, कितने विवाहित हैं अथवा कितने अविवाहित। तो इन प्रकार के तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की दो रीतियां हैं। पहली गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरी संख्यात्मक वर्गीकरण या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। जब तथ्यों का वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों जैसे साक्षरता, धर्म, व्यवसाय आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो यह विभाजन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इसको भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और बहुगुण वर्गीकरण। जब एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्ग में विभाजित किया जाता है तो ऐसे विभाजन को द्वंद्व भाजन या साधारण वर्गीकरण कहते हैं। गुणों की उपस्थिति को बड़े वर्णाक्षरों द्वारा तथा अनुपस्थिति को वर्णमाला के छोटे अक्षरों या ग्रीक वर्णाक्षरों जैसे अल्फा, बीटा, गामा आदि द्वारा प्रकट किया जाता है। साक्षरता के आधार पर साक्षर तथा निरक्षरता के आधार पर निरक्षर वर्गों में विभाजन सरल या द्वंद्व वर्गीकरण कहलाएगा। उसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो है बहुगुण वर्गीकरण। बहुगुण वर्गीकरण में तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे दो से अधिक वर्ग बनते हैं। पहले एक गुण के अनुसार दो वर्ग बनाए जाते हैं और फिर किसी अन्य गुण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के दो उपवर्ग बनाए जाते हैं और इस प्रकार दो से अधिक वर्ग और उपवर्ग बन जाते हैं। किसी स्थान की जनसंख्या का 3 गुणों जैसे उसकी वैवाहिक स्थिति है, उसकी साक्षरता है और उसका जो लिंग है के आधार पर किया गया वर्गीकरण बहुगुण वर्गीकरण कहलाता है। जैसे जनसंख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री। फिर पुरुषों को हम वापस दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे विवाहित और अविवाहित। स्त्री को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, विवाहित और अविवाहित। फिर जो पुरुष जो विवाहित है उसको भी हम वापस दो भागों में बांट सकते हैं, साक्षर और निरक्षर। अविवाहित पुरुष को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं, साक्षर और निरक्षर। उसी प्रकार स्त्री जो विवाहित है, साक्षर और निरक्षर दो भागों में बांट सकते हैं। स्त्री जो अविवाहित है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, साक्षर और निरक्षर। गुणानुसार वर्गीकरण सरल होता है, परंतु इसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो गुणों की स्पष्ट परिभाषा और उसकी दूसरा गुणों में होने वाले परिवर्तन। धन्यवाद।